जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हम आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं लेक्चर में 30। आज के लेक्चर में लाइफ साइकिल मॉडल हम स्टडी कर रहे थे, उसको कंक्लूड करेंगे। अभी तक हमने लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल में जो कंसेप्ट हमने स्टडी किया वो ये कि दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली उनका जो फेजेस ऑफ लाइफ है वो 4 है। ठीक है, उसको हम ग्राफ के ज़रिए से कैसे शो कर सकते हैं। ये वाला जो फेज होगा ये क्या है, इंट्रोडक्शन, यानी इस साइड पे हम मेजर करते हैं टाइम को और इस साइड पे हम मेजर करते हैं सेल्स को या प्रॉफिट कह लें। ठीक है, अब चूंकि प्रॉफिट भी अमूमी तौर पे सेल के साथ ही मूव करता है, सेल्स बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो आप बेसिकली सेल्स को जहन में रख सकते हैं। टाइम ये हमें क्या बताता है, कोई भी प्रोडक्ट का जब ये स्टार्ट का फेज होगा स्टार्ट का, तो इसमें ग्रोथ रेट बहुत कम होगी, इंट्रोडक्शन कहलाती है। इंट्रोडक्शन स्टेज है ये हमारी इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद ये वाला जो फेज है ये क्या कहलाता है, ग्रोथ। यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है, यानी सेल्स डे बाय डे बढ़ रही होती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, लो ग्रोथ रेट है। यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है, हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, ये ग्रोथ स्टेज कहलाती है। इसमें सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रेशियो से बढ़ रही है। ये जो थर्ड स्टेज है ये कहलाती है हमारी मैच्योरिटी। इस पे भी ग्रोथ रेट लो है या स्टेगनेंट है या कम होती है। यहाँ पे तो हल्की हल्की बढ़ रही है ना, जैसे 2%, 3%, 4%। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी है स्टार्ट करते हैं हम तो वो अपनी स्पीड पकड़ते पकड़ते पहले 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15, 20, फिर उसके बाद स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो ना होने के बराबर है या जीरो कांस्टेंट है या इवन कम है थोड़ी। सेल्स मैक्सिमम है लेकिन मजीद फर्दर ग्रोथ रेट पॉसिबल नहीं, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्स हो ही नहीं रही, बल्कि इसका मतलब क्या है, सेल्स हाईएस्ट है, पीक पे है, लेकिन फर्दर सेल नहीं हो रही, मतलब इंक्रीमेंटल सेल नहीं हो रही। ठीक है, 2 लाख यूनिट जैसे आपकी कैपेसिटी होती है ना, हमने इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में पढ़ा था, तो जब हम 2 लाख यूनिट पे पहुंच जाते हैं अपनी फुल कैपेसिटी पे, उसके बाद हमारी सेल मैक्सिमम तो है लेकिन मजीद नहीं बढ़ती। ये ग्रोथ, ये पीक, ये स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज या पीक स्टेज इसको बोलते हैं। और फिर इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, डिक्लाइन। ये हमारी डिक्लाइन स्टेज, जिसमें सेल्स कम होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट, यहाँ पे कांस्टेंट या थोड़ा सा प्लस माइनस कह लें, 1-2% प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्लाइन। ये हमने स्टेजेस पढ़ी थी, क्लियर। अच्छा, इसमें हमने कुछ फीचर स्टडी किए थे। सेल्स, हर स्टेज पे सेल्स और प्रॉफिट वो क्या होगा। अमूमी तौर पे सेल्स तो आपको बता दिया, प्रॉफिट बताइए, गैस करें जरा, इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा अभी अमूमी तौर पे। ठीक है, लॉस में होता है या नॉमिनल सा प्रॉफिट होता है, अक्सर लॉस होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे ना, ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि शुरू के स्टार्टिंग पीरियड में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, रेयर होता है, हो सकता है लेकिन रेयर होता है। अमूमी तौर पे आपको किसी जगह पे स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ती है, एफर्ट करना पड़ती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है, हैवी मार्केटिंग करनी पड़ती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। यानी इस पीरियड में यूँ समझिए, ये जो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते थे ना, तो ये हमारा जो ईयर नॉट होता था, ये वो स्टेज है। क्या ईयर नॉट में कभी कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, रेयर केस में कभी हो तो हो, अमूमी तौर पे नहीं होता है। ये इंट्रोडक्शन स्टेज वो है। ग्रोथ स्टेज में फिर हमने स्टडी किया था, सेल्स बढ़ती, प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, फर्म कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, और फिर इस प्रॉफिट को देखा देखी दूसरी कंपनीज भी इस मार्केट में एंटर होती है, तो कहते हैं हम भी यही काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, लेकिन यहाँ पे सेल्स तो हाईएस्ट है, प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट समझ लीजिए, यहाँ पे तो हायर था प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। भाई ये कैसे है कि सेल्स तो हाईएस्ट है लेकिन प्रॉफिट जो है वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है जरूर, ये नहीं कि नहीं है जरूर, लेकिन हाईएस्ट पे नहीं है। किस वजह से भला, गैस करें,
एक तो ग्रोथ रेट नहीं है, वो रीजन है। दूसरी बड़ी रीजन जो है वो ये है कि कंपेटिटर्स मार्केट में साथ साथ एंटर होते रहते हैं। यहाँ पे सेल्स हाईएस्ट है ना, तो यहाँ पे कंपेटिटर्स की तादाद भी हाईएस्ट है, तो वो जो मार्केट का शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमें उनको compete करना पड़ता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। बात प्राइस वार में जाना पड़ता है, तो समटाइम प्राइस हम सेल्स हालांकि हाईएस्ट है, प्राइस कम रखनी पड़ती है, तो ये कुछ डिफरेंट। और ये जो डिक्लाइन स्टेज है, इस पे तो उमूमी तौर पे प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लॉस होता है। चंद एक प्रोडक्ट्स पे डिक्लाइन स्टेज पे भी प्रॉफिट होता है बाजुकात, जिनकी कॉस्ट कम हो, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज्यादा हो, क्योंकि इस फेज में उमूमी तौर पे प्राइस कट करने पड़ते हैं, वो इंटेग्रल पार्ट होता है। इस फेज में आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है, यहाँ पे प्राइस कट करने पड़ते हैं, इन्वेंट्री क्लियर करना पड़ती है पुरानी, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शाम को बात करता हूँ रेडी वाले, आपने देखा होगा, वो क्या होता है, वो जो चीज़ें होती हैं क्लियर करने के लिए, क्योंकि ना पता है घर चलेगी सुबह तक सब्जी खराब हो जाएगी, फल खराब हो जाएगा, तो क्लियर करने के लिए रात को वो कम रेट के ऊपर भी चीज़ें बेच देते हैं। ये वो स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज। अच्छा, ये हमने स्टडी कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, दो चीज़ें सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, क्लियर रहिएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से आज के लेक्चर में हम कितनी चीजें सीखने जा रहे हैं, दो, सिर्फ दो। नंबर वन, हर स्टेज पे सेल्स की बात तो हमने कर ली, प्रॉफिट की बात भी कर ली, हर स्टेज पे सेल और प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट की बात नहीं की। तो अब हम स्टडी करेंगे हर सेल पे, क्योंकि कॉस्ट जो है ना वो इस ग्राफ से शो नहीं हो रही। इस ग्राफ पे जो आपको कर्व शो करवा रहा है वो क्या शो करवा रहा है, सेल्स, सेल्स। और अगर प्रॉफिट भी ग्राफ आप कहे कर्व उसका शो करवा दूं मैं, तो ये बेसिकली है सेल्स का। प्रॉफिट का भी, तो प्रॉफिट का कोई लगभग यहां से इसी होगा, इसी शेप में, ये ऐसे होगा। क्यों ये उससे नीचे क्यों है, क्योंकि स्टार्ट में सेल्स तो हो रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, ये लॉस है। यहां पे प्रॉफिट आना शुरू होता है, यहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इस वजह से लॉस है। यहां पे सेल्स प्राइस कम है, इस वजह से लॉस है। यानी कंपनीज को इस पोजीशन, इस फेज में, इंट्रोडक्शन में अमूमी तौर पे, देखिए मैं हमेशा नहीं कह रहा, मैनेजमेंट में कोई भी चीज हम ये नहीं कह सकते हमेशा ऐसे ही होगा, अमूमी तौर पे इंट्रोडक्शन में लॉस है और डिक्लाइन स्टेज पे भी लॉस है। यहाँ पे प्रॉफिट हाई, आपको लग रहा होगा यहाँ पे प्रॉफिट हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे हाईएस्ट होता है, किस वजह से, यहाँ पे कंपेटिटर्स कम है, यहाँ पे सेल्स हाईएस्ट है लेकिन कंपेटिटर्स की तादाद ज्यादा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंडिविजुअल फर्म को मिनिमम प्रॉफिट मिलता है। चलिए ये, अच्छा ये अब कॉस्ट की बात करेंगे। हर लाइफ साइकिल स्टेज पे कॉस्ट कौन कौन सी इनकर होती है। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मजीद 2 फेजेस ऐड कर दिए, टोटल 6, लेकिन फोकस हमारा इन 4 फेजेस पे होगा। और फिर इसके अलावा जो अहम चीज जो किताब में उसने डायरेक्टली डिस्कस नहीं की लेकिन केस स्टडी में पूछ लेता है, वो है स्ट्रेटजीज, कि हर स्टेज पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या इंट्रोडक्शन स्टेज की स्ट्रेटजी और मैच्योरिटी स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से कल क्या सीखा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस और हर फेज में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, खास तौर पे कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड प्रॉफिट, कल के लेक्चर में सीखा था। आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं कि हर फेज में कॉस्ट की क्या टाइप इनकर होगी, किस तरह की कॉस्ट इनकर होगी और फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर के एंड में हमने छोटा सा एक मजीद कंसेप्ट सीखा था, वो भी क्विकली रिवाइज कर दूं। वो कंसेप्ट था हमारा कि क्या हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ग्राफ सेम ऐसा ही होता है, हर प्रोडक्ट सेम नहीं, इसका जवाब था नहीं, ठीक है। 2 कंसेप्ट है, 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट ये, कुछ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल शेप तो यही होगी लेकिन वो शॉर्टर होगा, कुछ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल जो है वो ब्रॉडर होता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे ये होता है ना, अब आपकी आजकल की लैंग्वेज देखिए, कोई वीडियो है, ठीक है, अमूमी तौर पे वो वायरल हुई, सुबह वायरल हुई, शाम तक खत्म। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है हफ्ता 10 दिन तक चलते रहे। प्रोडक्ट्स भी ऐसी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी मार्केट में लॉन्च की, ठीक है, क्विकली लॉन्च हुई, क्विकली अपने पीक पे पहुंची और क्विकली ही डाउन चली गई। कुछ मोबाइल वेरिएंट्स ऐसे भी होते हैं, मोबाइल के मॉडल ऐसे भी होते हैं, ठीक है, उनका ग्राफ सेम होगा लेकिन वो समझ लें महीने के अंदर खत्म। और कुछ ऐसे होंगे जिनका ग्राफ 6 महीने पे जाएगा।
यानी लाइफ साइकिल शॉर्ट भी हो सकता है, लाइफ साइकिल लॉन्ग भी। एक चीज तो ये फर्क प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ठीक है। जेनेरिक, अगर थोड़ा सा टेक्निकल बात कर दूं, जेनेरिक प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन करें तो लाइफ साइकिल लॉन्गर होता जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं सैमसंग मोबाइल, एक फॉर एग्जांपल ये, और फिर दूसरा उसका सैमसंग मोबाइल का कोई एक स्पेसिफिक मॉडल, तो मोबाइल का जो सेगमेंट है सैमसंग का वो इतनी जल्दी मार्केट से आउट नहीं होगा, लेकिन जो उसकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक मॉडल है, वो हो सकता है 3 से 6 महीने के अंदर मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है। तो ये बहरहाल छोटी सी। हाँ, एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज्यादा अहम चीज है वो दूसरा पॉइंट है, वो क्या, एक तो ये बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल पीरियड शॉर्टर होगा, कुछ का लॉन्गर होगा। दूसरा पॉइंट, कुछ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल अगर उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो उनका जो लाइफ साइकिल मैच्योरिटी स्टेज के बाद डिक्लाइन आने के बजाय हो सकता है या तो ये आप इसको रिटेन कर ले, ये मैच्योरिटी पे ज्यादा से ज्यादा अरसा प्रोलॉन्ग, मैच्योरिटी पीरियड प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, या सम टाइम वो दोबारा भी ग्रो कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी गुड स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। गुड स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है क्या, कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। समटाइम वो क्वेश्चन भी छोटा सा पूछ लेता है, जब हम स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे तो फिर ये सीखेंगे कि मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजीज हैं, बताइए। हर बिजनेस है चाहेगा मेरी प्रोडक्ट का मैच्योरिटी पीरियड एक्सटेंड हो, कौन चाहेगा डिक्लाइन हो, हर जगह। तो कहता है इसके लिए आपके पास पॉसिबल स्ट्रेटजीज क्या, कोई एक स्ट्रेटजी बता सकते हैं, कोई एक स्ट्रेटजी जो आपके ख्याल में आती है खुद से। फीचर्स, कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर ले, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, गुड स्ट्रेटजी। और यही उनमें से जो 3-4 स्ट्रेटजीज है उनमें से एक स्ट्रेटजी भी है, न्यू फीचर्स ऐड कर ले, बिल्कुल ठीक है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब सुन लीजिए, 2 चीजें, पहली चीज क्या पढ़नी आज हमने, कॉस्टिंग, और फिर दूसरी चीज स्ट्रेटजीज। चलिए कॉस्टिंग की तरफ आते हैं। कॉस्टिंग में सबसे अहम चीज, ये कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये मेन कॉस्ट की टाइप इंक्लूड, इसको इग्नोर कर दें। सबसे अहम चीज, क्योंकि ये आगे कवर हो जाएगा, कहता है अमूमी तौर पे जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट होती है ना, अगर हम फेज को इग्नोर कर दें, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो सकती है, ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है, मशीनरी बाय करनी है हमने, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, मार्केटिंग है, प्रमोशन कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, बाज़ औक़ात सिर्फ स्टार्ट में चाहिए होता है, बाज़ औक़ात हमें ईयर 1 ईयर 2 में भी चाहिए होता है अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो, फिर डिस्पोजल लास्ट में जाके डिस्पोजल रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। ये तो उसने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया, असल कंसेप्ट ये नहीं है, असल कंसेप्ट ये है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, और फिर हर स्टेज पे कौन कौन सा टाइप ऑफ कॉस्ट इनकर की जाती है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि इसमें से जो ज़्यादातर एग्जांपल्स हो सकती हैं वो इकट्ठी कर दूं, लेकिन मे भी आप अगर कभी किसी केस स्टडी में देखें तो आपको कोई एक आधी कॉस्ट, या रीड करें बुक तो एक आधी कॉस्ट एक्स्ट्रा नज़र आ जाए। अगर ऐसा है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नजर, आपने उसको ऐड कर देना उसमें, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी जो है और ब्रॉड एग्जांपल जो है वो यही है जो आपके सामने है। यहाँ पे उसने 2 न्यू स्टेजेस ऐड किया, गेस करें कौन सी स्टेज ऐड की है, डेवलपमेंट और विड्रॉल। उसने कहा इंट्रोडक्शन से पहले भी एक स्टेज होती है, क्या, डेवलपमेंट, लैब डेवलपमेंट, और डिक्लाइन के बाद भी एक स्टेज होती है, क्या, विड्रॉल। जब हम बिल्कुल डिसाइड करते हैं अब इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना है, यहाँ पे तो डिक्लाइन का मतलब है सेल कम हो रही है, यहाँ पे हम ये फैसला कर देते हैं अब बनाना नहीं प्रोडक्ट को, जीरो कर दे सेल, डिक्लाइन, ये विड्रॉल। डेवलपमेंट, अच्छा आपने लिंक करना है क्या, फेज को कॉस्ट के साथ, और कन्विंस होना है। यहाँ पे मेरी लेक्चर की स्पीड थोड़ी स्लो होगी क्योंकि केस स्टडी में भी इस तरीके से पूछता है। केस स्टडी जब वो पूछेगा तो आपको पता है, एक तो वो केस स्टडी पूछेगा, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। केस स्टडी में क्वेश्चन पूछेगा तो पहले वो आपसे कहेगा बताओ ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन सेल्स या प्रॉफिट के लिहाज से भी हो सकती है, कॉस्ट के लिहाज से भी हो सकता है, और हो सकता है तो, और क्या कहेगा, क्या गैस करो, क्या गैस करो, हाँ, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल गैस करो क्या है, पहली रिक्वायरमेंट ये होगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट गैस करे क्या होगी, स्ट्रेटजीज बताओ, इस स्टेज में स्ट्रेटजीज क्या है। याद रखिएगा मैनेजेरियल के लगभग हर केस स्टडी के अंदर हर मॉडल किसी ना किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, और जब तक आप सोल्यूशन नहीं सीखा उस प्रॉब्लम का, आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा। अक्सर केस स्टडी में आप देखेंगे
अमूमी तौर पे केस स्टडी के एंड पे वो पार्ट ए में पूछा करेगा बताओ इसमें कुछ इश्यूज क्या आइडेंटिफाई करो, और पार्ट बी में अक्सर ये कहेगा, अक्सर क्या, स्ट्रेटजी बताओ कोई ना कोई। तो स्ट्रेटजीज यानी सोल्यूशन, यानी इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ केस स्टडी को ये याद कर लिया कि क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल काफी नहीं है, स्ट्रेटजीज भी साथ साथ सीखनी है। डेवलपमेंट स्टेज में कौन कौन सी कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एग्री करते हैं? अच्छा, डेवलपमेंट स्टेज होती कौन सी है बोला? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो जैसे आप काउंटिंग में पढ़े ना, ये 38, ये 38 किस स्टेज पे बेसिकली हो रहा होता है? आप लैब में कंपनी के अंदर बैठ के रिसर्च, फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मेडिसिन इजाद करती है, क्या एकदम से इजाद हो जाती है? नहीं, उससे पहले बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इवन फार्मूला कामयाब हो जाए उसके बाद भी उसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। ये जो स्टेज हमारी डेवलपमेंट स्टेज है, ये सारी की सारी उस R&D स्टेज, R&D कैटेगरी से रिलेट करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर होगी, डिजाइन कॉस्ट, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होना चाहिए, कैपिटल, मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, और इसमें बात पेटेंट्स की कॉस्ट भी आ जाती है। ऐसे हैं पेटेंट्स करवाते हैं ना, प्रोडक्ट को लॉन्च करने, कोई कंपैरेटिव कॉपी ना कर ले, ठीक है। एक केस स्टडी में उसने इसको इस्तेमाल किया, केस स्टडी में मेन कंसेप्ट ये था पेटेंट्स का। अच्छा मुझे बताइए, पेटेंट करवाना प्रोडक्ट को किसी के लिए गुड थिंग है? डेफिनेटली गुड थिंग है। इससे क्या होता है? प्रोडक्ट सिक्योर हो जाते हैं, मार्केट में नया कंपैटिटर नहीं आ सकता। ये एक तरह से बैरियर्स ऑफ एंट्री है कि मार्केट में नया कंपैटिटर नहीं है। जब पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, ये चीजें आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि केस स्टडी के अंदर वो आपको कंपनी के सेल्स बताएगा, और 5 सालों की सेल्स तो बेतहाशा होगी, 2000 मिलियन, 1800 मिलियन, छठे साल में एकदम कह देगा 300 मिलियन। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन में बताएगा असल में कंपनी ने कॉपीराइट करवाया था, पेटेंट्स करवाए थे प्रोडक्ट को, 5वें साल के एंड पे वो पेटेंट्स जो है वो एक्सपायर हो गए, टाइम पीरियड गुजर गया, छठे साल में अब कंपैटिटर आ गए, अब वो सेल कंपैटिटर की तरफ चलेगी। डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन से? मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यानी अब आपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एस्टैब्लिश करना है। मशीन खरीद ली या खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, अब यहां पे उसको सेटअप कीजिए, एडवर्टाइज करें, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप अरेंज करें। यानी क्या मतलब? यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कंपनी के अंदर, भाई सप्लाई चेन डिसाइड कर बनाओ क्या होगी, प्रोडक्ट में आपने लैब के अंदर तो उस प्रोडक्ट को बना लिया, ये लैब के अंदर बना लिया, अब कहाँ करना है? फैक्ट्री के अंदर बनाना शुरू करो। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर बनाना शुरू करना है तो उसको बेचना भी तो है, उसको बेचने के लिए भी कोशिश करो। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कोशिश हो रही है, ये उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करो? एडवर्टाइजमेंट करो, ताकि कस्टमर्स को पता चले कि ये प्रोडक्ट भी आज के बाद मार्केट में अवेलेबल होगी। और फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करो, रिटेलर के साथ एग्रीमेंट करो, जाओ उनके साथ एग्रीमेंट करो, क्या कि सर हमारी प्रोडक्ट आप अपनी शॉप पे रख लें डिस्प्ले में। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे, एक तरफ आप कस्टमर को इनवाइट कर रहे हैं, आओ हमारी प्रोडक्ट खरीदो, यह है एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है? अरेंजमेंट करना कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे भी। कहीं ऐसा ना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लोग, प्रोडक्ट हमारी बाई करने के लिए मार्केट में आते हैं, प्रोडक्ट मिलती नहीं उनको, वो बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पे है। एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक किससे है? कस्टमर के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का किससे है? हमारी सप्लाई चेन के साथ, हमारे रिटेलर जो है, होलसेलर जो है। बहुत कम प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं, ऐसा ही है। क्या करते हैं? सुबह सुबह डबल रोटी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्या वो डॉन ब्रेड वाले जो है वो खुद आके हमारे घर में सप्लाई करते हैं? नहीं, उनके होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो साथ में रिटेलर के पास जाते हैं, शॉप्स में, वहां पे सेल करते हैं। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाता है। भाई इंट्रोडक्शन स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एडवर्टाइजमेंट होगी। एडवर्टाइजमेंट किस लिए होगी? प्रोडक्ट कस्टमर को इंट्रोड्यूस, छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जवाब देते जाने। कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, सर ये प्रोडक्ट भी आज के बाद मार्केट में है, इंट्रोड्यूस करवाना मकसद है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये बताया जाता है, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे ना मूवी तौर पे, सिर्फ ये होगा सर ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर डिस्कशन नहीं होगी, उस एग्जिस्टेंस की बात की जाएगी इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर। सिर्फ ये पता चल जाए मार्केट में प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है।
और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा आपके ख्याल में वो बहुत बड़ा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट में हो जाएगा कि स्टार्ट में लिमिटेड प्लेसेस पे प्रोडक्ट को अवेलेबल रखना चाहिए। जैसे अगर आप कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो स्टार्ट में सिर्फ 2-3 बड़े बड़े शहरों में सर्विस देंगे, पाकिस्तान में लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। यहाँ के एक्सपीरियंस से या यहाँ अगर प्रोडक्ट वेलकम करते हैं कस्टमर तो फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लॉन्च करेंगे। बताइए क्या करना चाहिए? स्टार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो लिमिटेड होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, चंदे के ऊपर हर जगह पे प्रोडक्ट रखते हैं, उसके बाद सेल ना हो, पहले देख ले रिस्पॉन्स क्या आता है मार्केट का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है जरूर, लेकिन क्या है? लिमिटेड है। यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दी है, बहुत सी एग्जांपल ऐसी है जो सेम है डिफरेंट फेजेस में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ जहां जहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो कंपैरेटिवली कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे। अगर एवरेज की टर्म में बात करें तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा होगी स्टार्ट में, यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल बता रहा है, लेकिन कौन सी चीज कम होगी, कहाँ ज्यादा होगी? एडवर्टीजमेंट इंट्रोडक्शन। आपका ख्याल है ग्रोथ में एडवर्टीजमेंट नहीं होगी? आपका ख्याल है मैच्योरिटी में एडवर्टीजमेंट नहीं होगी? कम होगी, इसमें होगी जरूर। इंट्रोडक्शन में भी ज्यादा है, ग्रोथ में भी ज्यादा है। मैच्योरिटी में हम सिर्फ मेंटेन करने के लिए करते हैं, और डिक्लाइन में एडवर्टीजमेंट को कम करना शुरू कर देते हैं, बराए नाम करते हैं, ना होने के बराबर करते हैं। इसमें करते जरूर है, लेकिन सिर्फ नहीं, फोकस चेंज हो जाता है। यहां पे याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज पे एडवर्टीजमेंट करेंगे, पर्पस क्या है? प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करना। ग्रोथ स्टेज में एडवर्टीजमेंट करेंगे, पर्पस क्या है? अपनी प्रोडक्ट यूनिक फीचर्स कस्टमर को बताना, ताकि कस्टमर में हमारी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो। ब्रांड लॉयल्टी क्या है? कि हमारी प्रोडक्ट यूनिक है, प्रोडक्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा हमारा? फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाना। यहाँ पे मैच्योरिटी में फोकस क्या होगा? यहाँ पे अब नए फीचर, कस्टमर को अट्रैक्ट करना मकसद है ग्रोथ में, नए फीचर ऐड करवाओ, नए कस्टमर घेरो। मैच्योरिटी में मकसद नए कस्टमर घेरना नहीं है। क्यों नहीं है भला? प्रोडक्ट ऑलरेडी पीक पे है, मैच्योरिटी पे है, मजीद है ही नहीं कस्टमर, मार्केट है ही नहीं। यहाँ पे मकसद होता है हमारे साथ जो कस्टमर जुड़ा है वो हमारे साथ ही रहे। पेप्सी और कोक वाले जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपका क्या ख्याल है? क्या उनकी एडवर्टीजमेंट की वजह से आप कोक जो है वो डबल कंज्यूम करना शुरू कर देंगे जितनी करते हैं? नहीं। और क्या आपका क्या ख्याल है कि उनकी से सिग्निफिकेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं, सिग्निफिकेंट उनकी सेल बढ़ती होगी? नहीं बढ़ती होगी, क्योंकि ऑलरेडी पीक पे है। जिस बंदे ने कोक पीनी है वो पी रहा है। बाकी जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वो 1-2-3% एनुअली वैसे वैसे इंक्रीमेंट का इफेक्ट आता जाएगा। लेकिन तो वो क्यों एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं इतनी हैवी, बड़े बड़े बोर्ड्स पे? कस्टमर को रिटेन करने के लिए। ये पर्पस होता है हमारा मैच्योरिटी पे। एडवर्टीजमेंट होगी नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, वो तो है नहीं, किस लिए? एग्जिस्टिंग को अपने साथ रखने के लिए, जोड़ने के लिए। पेप्सी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, कोक करेगा, कस्टमर कोक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होता है ना कंज्यूमर। और विड्रॉल, अच्छा तो मैं बता रहा था मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल कि जो एडवर्टीजमेंट हम करेंगे वो इंट्रोडक्शन में डिफरेंट है तीनों चारों में स्टेजेस में, तीनों में, इंट्रोडक्शन में भी, ग्रोथ में भी, मैच्योरिटी में भी, डिक्लाइन में ना होने के बराबर है, लेकिन पर्पस डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे पर्पस प्रोडक्ट अवेयरनेस, यहाँ पे यूनिक फीचर्स एक्सप्लेन करना ताकि कस्टमर डिमांड बढ़ सके, और यहाँ पे कस्टमर को रिटेन रखने के लिए। अच्छा, ग्रोथ में क्या है? कैपेसिटी एक्सपेंशन, आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है। याद है वो 200 के ऊपर फुल कैपेसिटी हो गई थी, डिमांड बढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन था, डिमांड बढ़ी थी, तो हाँ, एक क्वेश्चन में उसने कहा था बस इतना 2 लाख तक रखनी है। एक क्वेश्चन में उसने कहा था मैं फैसला कर रहा हूँ कि मशीन को चेंज कर दूं, अब जापान की मैं मशीन लेके आऊंगा, इसकी कैपेसिटी डबल है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो जब ग्रोथ ज्यादा हो रही हो हमारी, तो फिर हम क्या करते हैं? हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, हम अपने वर्किंग कैपिटल को भी बढ़ाएंगे, हम अपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को भी इंक्रीज करेंगे। वर्किंग कैपिटल भी बाज़ औक़ात मिड ऑफ दी लाइफ इंक्रीज होता था ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में। इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ लिंक करें तो आपको कंसेप्ट समझ आएंगे कुछ। कैपेसिटी एक्सपेंशन, हायर वर्किंग कैपिटल। एडवर्टीजमेंट की बात नहीं की तो क्या यहां पे इसका मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं होती होगी? कंसेप्ट सोचे, होती होगी। हायर एडवर्टीजमेंट है,
लिखिए आगे इसके। मेच्योरिटी स्टेज पे कौन सी है? मेच्योरिटी स्टेज पे अब ज्यादातर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है आपकी, यानी अब जो मशीनरी आप साल इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, तो उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है ना मेच्योरिटी पे। प्रमोशंस की भी कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट अपडेट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोडक्शन वैसे हम ग्रोथ पे ही करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंपैरेटर तो इधर भी आना शुरू हो जाता है। कंपैरेटर हमारा इस ग्रोथ स्टेज पे आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हम अपने फीचर्स को फोकस करते हैं। हम कंज्यूमर को बताते हैं सर हमारी प्रोडक्ट का ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। यहाँ पे तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स ही अलग निकालने पड़ते हैं। भाई फर्क समझे? डिफरेंशिएशन यहाँ भी क्रिएट हो रही है कंपैरेटर से, डिफरेंशिएशन यहाँ भी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे छोटे मोटे फीचर्स ऐड करते हैं हम। नेचर बता रहा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के। सर हमारी मोबाइल बैटरी उधर भी है इधर भी है, हमारी मोबाइल की बैटरी जो है ना इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये फीचर्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेरिएंट्स ही नए लॉन्च कर दिए जाते हैं कि सर जो फॉर एग्जाम्पल अपर क्लास है सर उसके लिए हमारा ये मॉडल है, और जो इकोनॉमिक क्लास है उसके लिए हमारा ये मॉडल है। वेरिएंट्स, ठीक है, डिफरेंट। समझ लीजिए कि कैपेसिटी के मॉडल, ठीक है, 256 GB वाला मोबाइल ये है सर, 128 वाला मोबाइल ये है। वेरिएंट्स लॉन्च कर, या फीचर थोड़ा सा फर्क है, फीचर है माइनर अपडेट्स चेंजेस, और जो प्रोडक्ट वेरिएंट्स लॉन्च करते हैं तो वो क्या है, मेजर चेंजेस। प्रमोशन, प्रमोशन तो भैया पहले भी है, प्रमोशन कह लें एडवर्टीजमेंट कह लें एक ही बात है। टेक्निकली थोड़ा सा फर्क है, वो जब आप MBA में जाएं तो आपको पता है एडवर्टीजमेंट क्या है, प्रमोशन क्या है, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग अलग चीज है, एडवर्टीजमेंट। हमारे यहाँ फर्क हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमारे क्या एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन समझे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी है एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे भी है। फर्क क्या है? फर्क पर्पज का है और फर्क बजट का है, कितना बजट आपने एलोकेट किया। यहाँ पे बजट अमूमी तौर पे ज्यादा अलॉट किया जाता है, और पर्पस क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट करना। यहाँ पे भी बजट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पर्पस क्या है, फीचर्स को वेरिएशन, डिफरेंस इन फीचर्स को फोकस करना, ताकि ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है सर, हमारी प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट है। ये डिफरेंशिएशन से क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट से डिफरेंट साबित कर देते हैं तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएगा, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी। एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, डिफरेंशिएशन। हम कंज्यूमर के जहन में डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन से क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है। और ब्रांड लॉयल्टी तो कंपनी के लिए बेहतरीन है, जितनी ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी उतनी बड़ी गुडविल। ठीक है, इस वक्त दुनिया में प्रोबेबली सबसे ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी किस कंपनी की है? सबसे बड़ी जो गुडविल है समझ के किसकी है? एप्पल की। उसका कस्टमर सबसे ज्यादा ब्रांड लॉयल है। लाखों रुपए अभी प्राइस बढ़ जाती है ना, ब्रांड लॉयल्टी का ये मतलब नहीं है कि कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब ये है कि कितने लोग प्रोडक्ट को छोड़ने को तैयार हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर कम होंगे एप्पल के, लेकिन अगर उनसे कहें ना एंड्रॉइड पे आ जाएं, कहेंगे गुर्दा बेच देंगे, एंड्रॉइड पे नहीं आएंगे, नया मॉडल खरीदेंगे। ये है ब्रांड लॉयल्टी। ठीक, चलिए डिक्लाइन में क्या है, बेसिक कहते हैं हम अब अपने आप को समेट रहे हैं डिक्लाइन में। हमने वो जो पूरे मुल्क में फैलाया हुआ था अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जाल पूरे मुल्क में फैला, अब क्या कर रहे हैं उसको, हाँ वाइड अप कर रहे हैं। अब हम जहां जहां पे बड़ी बड़ी सेल है वहां पे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा जहां पे सेल ज्यादा है। ऐसे एरियाज जहां पे अनप्रॉफिटेबल है हमारे लिए, जहां पे इतनी डिमांड नहीं है, इतनी चीजें नहीं बिकती, वहां से क्या करेंगे, खत्म, माइंड अप। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज पे हमने जाहिर है सारे एरियाज को कवर किया होगा, ग्रोथ में भी। यहाँ पे हम उसको खत्म कर रहे हैं। बेसिक ऑपरेशन की तरफ, कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पे फोकस क्या होता है, कॉस्ट कम करना। ग्रोथ स्टेज पे आप सेल प्राइस बढ़ा लेते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे सेल को मेंटेन करते हैं।
कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी डिक्लाइन में आपके ऊपर प्रेशर होता है कि डिमांड कम हो रही है, सेल प्राइस कम करो। इवन अगर आपने मार्केट से एग्जिट होना है फिर भी सेल प्राइस कम करो ताकि क्लियरेंस सेल लगा के सारा माल निकल जाए। अगर मार्केट से एग्जिट नहीं होना, कंपेटिटर को कम्पीट करना है ना, तो उसके लिए भी चूंकि मार्केट तो बढ़, डिमांड कम हो रही है, तो आपको सेल प्राइस कम करनी पड़ेगी कंपेटिटर के मुकाबले में। तो अब फोकस, अब अगर सेल प्राइस कम करनी है लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल रहना है, तो सारा बर्डन किस पे आएगा भला? कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज पे। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज पे खास तौर पे फोकस किया जाता है। जब सेल बढ़ रही हो ना, ग्राहक आ रहा हो, तो कुछ वेस्टेज भी हो रही हो ना, तो वो नहीं छुपती। क्यों? कंपनी स्टिल प्रॉफिट में होती है। लेकिन अगर डाउन में जा रहे हो सेल्स, तो फिर छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाता है। ग्राहक ना आरा हो तो फिर मान लीजिए कि भाई ये वो वाली लाइट है, ये बंद कर दो, ये भी बंद करो, सिर्फ एक लाइट जलाओ, खर्चा तो कम करो। ये है हमारा फोकस कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही है, डिसाइड करना। भाई हमने हमारे प्रोडक्ट के 6 वेरिएंट्स, जब अच्छा वक्त था ना, अच्छा वक्त मैच्योरिटी का, हमने अपने प्रोडक्ट के 6 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे। अब क्या करो? रीस्ट्रक्चरिंग करो। इनमें से जो 2 सबसे ज्यादा बिक रहे हैं वो रिटेन करो, बाकी बंद कर दो। अच्छे वक्त में हमने 50 शहरों में अपने आउटलेट्स ओपन किए थे। अब क्या करो? सिर्फ 12 जो कंपैरेटिवली हाई वाले हैं वो बंद रखो, बाकी बंद कर दो। रीस्ट्रक्चरिंग में इस तरह के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कि मेन जो प्रॉफिटेबल चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करें, बाकियों की कटिंग करते, खत्म कर दे उसको। डन जी। और जब फैसला करते हैं नहीं अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म, डिसकंटिन्यू करनी है, वो स्टेज कौन सी आ गई? विड्रॉल। उसमें एसेट्स को डिस्पोज कर दिया जाता है। अब खत्म, अब आप प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हैं, एसेट्स को बेच देंगे, एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देंगे, वारंटी कॉस्ट इनकर होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा क्यों होगी? नहीं, ज्यादा होगी। प्रोडक्ट की सेल कम होगी। वारंटी कॉस्ट कब क्लेम? भाई एक प्रोडक्ट की अगर लाइफ 5 साल है तो उसके वारंटी क्लेम कब आएंगे भला? जब सेल बढ़ रही होगी तब। इंट्रोडक्शन स्टेज पे नहीं, ग्रोथ पे नहीं, कब? मैच्योरिटी पे, और सबसे ज्यादा डिक्लाइन स्टेज पे। क्योंकि जब एसेट पुराना होता है ना, कुछ साल गुजर जाते हैं, उसके बाद उसकी वारंटी क्लेम आना शुरू होते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे विड्रॉल स्टेज में वारंटी कॉस्ट, वारंटी क्लेम बढ़ जाएंगे। और बाज़ तो ऐसा होगा कि कंपनी बंद हो गई है लेकिन फिर भी वारंटी क्लेम आ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अपने कुछ ना कुछ लिमिटेड सेंटर्स ऑपरेशंस के लिए रखे होते हैं। डन जी। तो ये हमारा समझिए कि दूसरा एस्पेक्ट कवर हो गया। कल हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस और उसका फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स और प्रॉफिट। आज हमने क्या पढ़ा? विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। तो मुझे बताइए, अगर आपको किसी केस स्टडी के अंदर कोई कॉस्ट दे दे और उसके बाद कहे कि मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा फेज है, तो आइडेंटिफाई कर देंगे? शाबाश, गुड। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे उसने छोटी मोटी बातें की। भाई बेनिफिट्स क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के? अब ये छोटे मोटे कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट नहीं। मेन कंसेप्ट हमारे आज के 2 थे। कॉस्ट बताना है, स्ट्रेटजी बतानी है। कॉस्ट बता दिया, स्ट्रेटजी की बारी अभी आएगी, लेकिन 7 छोटे मोटे कंसेप्ट भी निपटाते चलते हैं ताकि जब आप पढ़े प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? ये हमें टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। हमारे सामने टोटल कॉस्ट आ जाती है, ऐसा ना हो ज़बानी कलामी कैलकुलेशन करें कोई कॉस्ट रिकॉर्ड होने से रह जाए। ये हमें सबसे अहम मैसेज जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देती है वो आपको ये कि आपके सबसे अहम कि आपके प्राइसिंग एंड मार्केटिंग डिसीजन क्या होने चाहिए। ये है स्ट्रेटजीज में आता है कि आपकी प्रोडक्ट, ये काउंटिंग नहीं है कि आपने कॉस्ट कैलकुलेट की, 10% मार्जिन रखा, कहा ये हमारी सेल प्राइस होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि लाइफ साइकिल मॉडल आपको बताता है कि आपकी कॉस्ट और आपकी प्राइस और आपकी स्ट्रेटजी, क्या कॉस्ट, प्राइस और स्ट्रेटजी, ये फिक्स नहीं होती, ये डायनामिक होती है, चेंज होती रहती है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे कुछ और होगी, ग्रोथ में कुछ और, मैच्योरिटी पे कुछ और, डिक्लाइन में कुछ और। ये बात समझ ली तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का आपने जो मेन लेसन था वो समझ लिया कि आपकी कॉस्ट, आपकी प्राइसिंग, आपकी स्ट्रेटजी सेम हर साल सेम नहीं होगी, फेज के लिहाज से चेंज होती रही हो, तो आपने तैयार रहना है चेंजेस के लिए।
ठीक है, फर्म्स को अपना डिसाइड करने में आसानी होती है कौन सा प्रोडक्ट जो है स्टार्ट में अगर अनप्रॉफिटेबल हो बाद में प्रॉफिटेबल हो चलेगा, लेकिन स्टार्ट में भी अनप्रॉफिटेबल बाद में भी अनप्रॉफिटेबल नहीं चलेगा। ये डिसाइड करने में आसानी होती है कौन सा प्रोडक्ट लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल है। कॉस्ट कंट्रोल को इनकरेज करता है, जाहिर है जब डिक्लाइन स्टेज आएगी तो कॉस्ट कंट्रोल तब इनकरेज होगा, ठीक है। एंड फास्टर डेवलपमेंट टू गेन कंपैरेटिव एडवांटेज, बताता है कि आपने जब ग्रोथ स्टेज हो ना तो आपने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है ताकि आप ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें। फ्यूचर प्लानिंग इससे इंप्रूव होगी, जाहिर है जब हम सारे फेजेस को स्टार्ट में ही देखें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अगर हम स्टार्ट में ही अपनी प्रोडक्ट का एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल बनाएंगे तो स्टार्ट में ही डिसाइड कर सकते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, काम का पॉइंट सबसे सिर्फ एक है, क्या? प्राइसिंग एंड मार्केटिंग डिसीजन। क्लियर? बेनिफिट्स लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के समझ आगे? एक्सपेक्टेड नहीं है पूछेगा क्योंकि रिप्रोडक्शन क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। फिर भी जो क्वेश्चन मैं कहूंगा ना कि ये केस स्टडी वाला कंसेप्ट नहीं है, याद रखिए आप, फिर भी आपने पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? एमसीक्यूज के लिए। और कभी कभार वो रिप्रोडक्शन क्वेश्चन पूछ भी लेता है 3-4 नंबर के साथ, तो छोड़नी कोई भी चीज नहीं है। रेलिवेंस टू स्ट्रेटेजिक रेलिवेंट है ये, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैनेजर ने डिसाइड करना होता है कि हमारा किस फेज के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कहते हैं स्ट्रेटजी में एक अहम स्ट्रेटजी होती है किस वक्त मार्केट में एंटर होना है, किस वक्त मार्केट में एग्जिट होना है। अगर फर्ज कीजिए आपके सामने एक प्रोडक्ट का ये फोकस, मोबाइल मार्केट है, उसका ये फेज है, सिर्फ दोनों कंसेप्ट इकट्ठे बता रहा, बल्कि मैं बता नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूं। इस इंट्रोडक्शन फेज पे एक कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, ये उसकी बात, आप दूसरी कंपनी है, आपने देखा इंट्रोडक्शन स्टेज है प्रोडक्ट का, यहां क्या इस स्टेज में आप न्यू फर्म मार्केट में एंटर होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, क्योंकि अभी रिस्की है, अभी नहीं पता प्रोडक्ट क्या। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं लॉन्च करते हैं साथ ही ठप, खत्म। रिस्क टेकिंग कंपनीज तो इंट्रोडक्शन में आ सकती हैं, जो रिस्क अवर्स हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, वो वाली जो रिस्क को लाइक नहीं करती कंपनीज, जो सेफ होके खेलना पसंद करती है, वो कंपनी इंट्रोडक्शन में कभी एंट्री नहीं लेगी। और ज्यादातर कंपनीज मार्केट में कौन सी होती है भला? रिस्क अवर्स, जो रिस्क को लाइक नहीं करते। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन स्टेज पे न्यू फर्म नॉर्मली एंटर नहीं। ग्रोथ में क्या न्यू फर्म एंटर होगी? एंटर, इसमें एंटर होगी, ठीक है, और तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि अब इनको पता चल चुका है, मार्केट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रोडक्ट कामयाब है। सोलर स्टार्ट में हर बंदे नहीं लगवाया, पहले देखा चंद एक ने लगवाया जो रिस्क टेकर थे, ठीक है, बाकियों ने देखा कि क्या ये कामयाब है, वर्केबल है। जब उन्हें ग्रोथ स्टेज में पता चला वर्केबल है, फिर उन्होंने एंट्री ली। यहां पे एंट्री लेते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन यहां पे फिर उन्हें प्रोडक्ट का पता चल गया सेफ है। इन्हें प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, क्या? एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, पुराने लोग, इनको फिर ये एडवांटेज होता है, इनकी क्लाइंट बेस बढ़ चुकी होती है, इनकी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो चुकी थी एग्जिस्टिंग, इनको कम्पीट करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल वो फिर भी कहते हैं कुछ ना कुछ सारा मार्केट में से शेयर निकाल ही लेंगे, ठीक है, सस्ते में बेच देंगे, कुछ एडवर्टीजमेंट ज्यादा करेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे बहरहाल। तो यहाँ पे न्यू एंट्री ज्यादा, नो न्यू एंट्री, हाई न्यू एंट्री। यहां पे गैस करें मेच्योरिटी में न्यू एंट्री होगी कि नहीं होगी? लो होगी, ना होने के चंद एक अव्वल तो होगी नहीं, अगर होगी भी तो सिर्फ उन कंपनीज की होगी जो अपनी प्रोडक्ट को किसी खास तरीके से दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर आप में कोई स्पेशल एबिलिटी है तो फिर आप मैच्योर मार्केट में प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वरना मैच्योर मार्केट में तो सैकड़ों सप्लायर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे कस्टमर को ये इतना मुश्किल है, जगह बनाना मुश्किल है। तो यूं कह ले ब्राय नाम अ फ्यू न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होंगी, हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। किस चीज का प्रेशर? अपने आप को डिफरेंशिएट करो या कॉस्ट कम करो, ठीक है, या तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अपनाओ
या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, इसको फोकस लिख ले, या नीश स्ट्रेटजी, ये 3 स्ट्रेटजी लिख ले कि अगर आपने मैच्योर मार्केट में जगह बनानी है तो आपको 3 में से कोई एक स्ट्रेटजी, पोर्टर ने बताया था, 3 में से कोई एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा इनको। पहली स्ट्रेटजी क्या है? कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है? अपनी प्रोडक्ट दूसरों से कम कॉस्ट में बनाओ, या तो फिर आप सरवाइव कर सकते हैं कॉस्ट लीडरशिप में। या सरवाइव करने का दूसरा तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? अपनी प्रोडक्ट में यूनिक फीचर ऐड करो जो दूसरों की प्रोडक्ट में ना हो। और तीसरा तरीका क्या है? नीश मार्केट, NICH। नीश मार्केट का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक ग्रुप को फोकस करो, स्पेसिफिक एरिया को फोकस करो। आपको अच्छा बाकी सारी मार्केट्स आपने कैप्चर कर लिया, उधर नहीं जा सकता। हाँ, ये जो स्कूल कॉलेजेस की मार्केट है ना, ये कोई स्पेशल डिफरेंट किस्म की, मैं अपना फोकस सिर्फ इन पे रखता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक खास सेगमेंट ऑफ मार्केट को जब आप अपनी प्रोडक्ट की चीजें सेल करते हैं, क्या बोलते हैं? नीश मार्केट, फोकस्ड मार्केट। 3 में से कोई एक, वरना कोई फायदा नहीं है मैच्योरिटी वाली स्टेज में एंट्री लेने का। और डिक्लाइन में एंट्री होगी नहीं, इधर तो एग्जिट होगा। इधर तो आहिस्ता आहिस्ता जो लेस एफिशिएंट फर्म होगी वो पहले निकलेंगी, वो पहले फारिग होंगे, और जो मोर एफिशिएंट है वो बाद में। लेकिन अल्टीमेटली हर फर्म ने एग्जिट करना ही है। तो ये एंट्री और एग्जिट की बात समझ आ गई। इंट्रोडक्शन, नो एंट्री नॉर्मली, सिर्फ वो जो रिस्क टेकर्स होते हैं। ग्रोथ में एंट्री हाई होगी, ठीक है, ज्यादातर फर्म्स इधर एंटर। मैच्योरिटी में नहीं होती अनलेस आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन या नीश मार्केट। साइकिल ऑफ कंपटीशन क्या है? साइकिल ऑफ कंपटीशन है कि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आती है, ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि क्यों लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं होता है। तो क्या रीजन बताते थे? जब मार्केट में एक फर्म जो है, साइकिल ऑफ कंपटीशन क्या है? मार्केट में सेल्स बढ़ना शुरू होती है, दूसरी फर्म देखती है, कंपेटिटर देखता है, वो भी मार्केट में एंट्री लेता है, डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक तो जब तक ग्रोथ रेट है तो आपस में सेटल रहते हैं, सही रहते हैं। जब मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं फिर एक दूसरे का कस्टमर घेरने की कोशिश करते हैं। कैसे? 2 तरीकों से, या प्राइस कम कर देंगे या क्वालिटी फीचर्स ऐड कर देंगे। जब एक कंपनी प्राइस कम करेगी, दूसरी क्या करेगी? उससे भी कम करेगी, तीसरी क्या करेगी? उससे भी कम, पहले वाली फिर कम। तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस कम होगी। जब प्राइस कम होगी तो क्वालिटी भी डाउन होती जाएगी। एक सर्टेन पॉइंट पे आके बेसिक प्रोडक्ट लेवल तक मार्केट में सेल हो रही होगी, फिर वो भी खत्म। ये साइकिल ऑफ कंपटीशन होता है। कि साइकिल ऑफ कंपटीशन का क्या है मेन कंसेप्ट? कंपेटिटर्स एक दूसरे पे नजर रखते हैं और एक दूसरे के एक्शन से रिएक्ट करते हैं। एक प्राइस कम करेगा, दूसरा भी कम करेगा। अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि क्वालिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। और जब तक एक वक्त ऐसा भी आता है प्राइस कम करते करते व्हेन प्रोडक्ट्स आर नो मोर प्रॉफिटेबल, जो प्रोडक्ट्स मजीद प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर क्या करना है? ये है साइकिल ऑफ कंपटीशन। दुनिया की हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। प्रॉफिट देख के कंपनी आएगी, आपकी मार्केट को भी तोड़ेंगी, कंपटीशन होगा, एंड पे ना आप रहेंगे ना वो रहेंगे, ठीक है। ये बात कर रहा है। एंटरप्रेन्योर फर्म का मतलब है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो रिस्क टेकर होती है, रिस्क टेकर होती है। मैंने आपको बताया था अगर कोई टर्म ऐसी हो आपको समझ में ना आए, आपने क्या कोशिश करनी है? उसे चैट जीपीटी से, हाँ जी बिल्कुल, सीख लें, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, जब आप इनको देखेंगे आसानी से आपको समझ। आखिरी चीज, अब ये आपने अब हमने कॉस्ट को और दूसरे कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए ना स्ट्रेटजी को भी डिस्कस कर लिया। लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताना चाह रहा हूं कि लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिफरेंट फेजेस पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। भी बात समझ रहे हैं? अभी आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे पता चल गया फेजेस क्या है, हर फेज में सेल्स या प्रॉफिट क्या होता है, हर फेज में कॉस्ट कौन सी इनकर होती है, और छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट, ये समझ आ गए। अब वो चीज जो उसने किताब में नहीं लिखी हुई लेकिन केस स्टडी में टेस्ट करता है, वो आपके सामने रख रहा हूं। उसकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या, कि हर स्टेज पे स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए स्टेजेस हैं 4, कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ,
मैच्योरिटी डिक्लाइन। स्ट्रेटजीज भी हर स्टेज पे 4 होंगी, हर स्टेज पे 4। इंट्रोडक्शन स्टेज पे 4, इसको बोलते हैं 4 P's। 4 P's वो अलग से बड़ी बड़ी बुक्स पढ़े ना, सीफैप में आप जाएंगे पढ़ेंगे। 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। एक जगह पे छोटा सा उसने कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मेन है जब कभी आपने डिसाइड करना हो किसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे क्या स्ट्रेटजी होगी, 4 P's आपके जहन में आने चाहिए। कौन से? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब देखिए प्रोडक्ट से क्या मुराद है? प्रोडक्ट से मुराद है फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दिखने में कैसी होगी, उसमें खसूसियात क्या होगी, कलर क्या होगा, पैकिंग क्या होगी, साइज क्या होगा। 250 मिलीग्राम की बोतल होगी, 100 ग्राम की बोतल होगी, 250 ग्राम की बोतल होगी, क्या ये साइज, ये क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट। फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या होंगे, कलर क्या होगा, फ्रेग्रेंस क्या होगी इसकी, ये सारी चीजें, पैकिंग किस कलर में करनी, ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ठीक है। शैम्पू किस साइज का होगा, किस कलर का होगा, है? बोतल में होगा या साशे में होगा, ये क्या चीजें हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से क्या मुराद है? उसके बेसिक। तो मुझे बताइए इंट्रोडक्शन स्टेज पे फीचर्स क्या होंगे? बेसिक कोर फीचर, बस वहां पे बताया जाएगा भैया ये शैम्पू है, ठीक है, ये बाल साफ करता है, वगैरह वगैरह। सिंपल। जिस मार्केट में, अफ्रीका में हम चले जाएं, वहां पे लोगों ने कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया। फॉर एग्जांपल अमेज़न के जंगलों में चले जाएं, वहां पे हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, जब स्टार्ट में क्या बताना है? स्टार्ट में ये नहीं बताएंगे ये जो है क्या करेगा, बालों को घना करेगा, ये गिरने से रोकेगा, और ये खुश्की सिकरी का खात्मा करेगा। स्टार्ट में ये नहीं बताना। स्टार्ट में सिर्फ एक चीज बताना, क्या? ये शैम्पू है, ये बालों में लगाया जाता है, इससे बाल साफ रहते हैं, बस ये है बेसिक फीचर प्रोडक्ट। ग्रोथ में जब हम जाएंगे फिर क्या होगा? प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करना शुरू कर। हम एक पहले लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अब हमारी प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट हो जाएगी। लंबे घने बालों के लिए अलग है, खुश्की सिकरी के लिए अलग है, और मजबूत बालों के लिए, गिरने से रोकने के लिए अलग है। ये क्या होगा? फीचर्स ऐड होना शुरू, ठीक है, कलर्स वगैरह। और जब मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे तो वो वेरिएंट्स ऐड हो जाएंगे मजीद। बल्कि ये जो एग्जांपल मैंने दी है गालबन वेरिएंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है कि एक प्रोडक्ट के 3 वेरिएंट्स आ गए। फीचर्स में हम उनको डिफरेंट कलर दे सकते हैं उसी प्रोडक्ट का, छोटी छोटी चेंजेस करके। और डिक्लाइन में क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट हमारी सबसे कम बिकती है उसको आउट कर देंगे, जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे खुश्की सिकरी वाला मसला जो है वो कम है, फॉर एग्जांपल, इसको आउट कर दो, बाकी प्रोडक्ट्स कंटिन्यू करो। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? क्या डिसाइड कर रहे हैं हम प्रोडक्ट में? तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? इंट्रोडक्शन में कौन से वाले होंगे? बेसिक फीचर्स, कोर फीचर्स। ग्रोथ में क्या होंगे? एक्सटेंडेड फीचर्स। मैच्योरिटी पे क्या होगा? वेरिएंट्स ही आ जाएंगे, डिफरेंट मॉडल्स। और डिक्लाइन में क्या होगा? वो फिर वाइंड अप करना शुरू कर देंगे, अनप्रॉफिटेबल को जो फीचर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे, वापस कोर फीचर की तरफ आ जाएंगे मार्केट में। यह है प्रोडक्ट। प्राइस 50 पीस देना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस या डिस्काउंट्स क्या होंगे। डिस्काउंट भी अल्टीमेटली प्राइस को कम करने का नाम है। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपके ख्याल में प्राइस क्या होगी? कम होगी। किस वजह से होगी? शाबाश, इंट्रोड्यूस करा। अक्सर आप देखेंगे न्यू कहते हैं इंट्रोडक्टरी प्राइस ही है। और ग्रोथ स्टेज पे प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक होता है मार्केट पैनिक क्रिएट करना, एक होता है मार्केट स्कीमिंग। जो कंपनीज ऐसी हैं ना जो कहती हैं मार्केट स्कीमिंग, मार्केट की सिर्फ करीम को बेचेंगे, करीम से मुराद ये जो टॉप ऑफ द कंज्यूमर्स है, हर एक को हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, वो क्या करते हैं? प्राइस को हाई रखते हैं ग्रोथ पे। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कहती है हम प्रॉफिट के जरिए से नहीं, वॉल्यूम के जरिए से करेंगे, यानी हम कीमत कम ही रखेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन हम क्या करें? वॉल्यूम ज्यादा कर देंगे, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम। अब जो है एप्पल की एग्जांपल बार बार आ रही है क्योंकि स्मार्टफोन जो होते हैं उसके साथ हम सारे वाकिफ होते हैं, तो उसके बारे में, उस एग्जांपल के बारे में अंदाजा होता है, सारी समझ आ जाएगी। एप्पल, मुझे बताइए
मार्केट को स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है कि पेनिट्रेट करता है। स्किमिंग का मतलब क्या है, टॉप मार्केट की क्रीम को सेल करो सिर्फ। हाँ, तो ग्रोथ स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट। ज्यादातर कंपनीज वैसे किस कैटेगरी से रिलेट करते हैं? पेनिट्रेशन करो, पेनिट्रेशन करो। लेकिन पेनिट्रेशन में भी थोड़ी थोड़ी प्राइस बढ़ा देती है, ये नहीं कि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी प्राइस वाले प्राइस बढ़ाते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी में क्या होगा फिर? तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि इंट्रोडक्टरी स्टेज पे प्राइस अमूमी तौर पे कम होती है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो शायद इंट्रोडक्टरी स्टेज पे ही प्राइस ज्यादा रखें, एप्पल जैसे। अमूमी तौर पे क्या होता है, प्राइस कम होती है। ग्रोथ स्टेज पे प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो जो मार्केट स्कीमिंग वाली थी उसने ऑलरेडी हाई प्राइस रखी होगी, वो अपनी प्राइस को स्टेबल रखेगी। लेकिन जो नॉर्मल कंपनी होती है, स्टार्ट में प्राइस कम, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ा देगी। मैच्योरिटी स्टेज पे बताइए प्राइस क्या होगी? स्टेबल होगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक। और डिक्लाइन स्टेज पे कम होगी। क्यों कम होगी? आपको अपनी प्रोडक्ट को क्लियर करना है, बेचना है। डिक्लाइन स्टेज में प्रोडक्ट डिमांड, आप कह रहे हैं जो स्टॉक पड़ा हुआ सीजन खत्म होने से पहले बेच दो, क्लियर है, सेल लगा दो। ठीक है। अच्छा, मैच्योरिटी स्टेज पे भी कुछ कंपनीज हो सकता है, मार्केट को ये डिपेंड करता है कि वो कैसे कम्पीट करती हैं। कंपनीज एक दूसरे को कम्पीट कर सकती है एडवर्टीजमेंट के जरिए से भी, प्राइस के जरिए से भी। एडवर्टीजमेंट के जरिए से कम्पीट करती है अगर एक दूसरे को, तो प्राइस सेम रहेगी। लेकिन अगर प्राइस वार में चली जाती हैं कंपटीशन में, तो फिर प्राइस मैच्योरिटी पे भी कम होगी। ये बात समझ आ रही है? जो क्या प्रोडक्ट प्राइस। प्लेस का मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, कैसे आपने अवेलेबल करनी है, आप किस किस प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट को अवेलेबल करना है। ऑनलाइन भी सेल करनी है कि फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी है, ये क्या है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड टू कस्टमर, कस्टमर तक चीज कैसे पहुंचाई जाए। इसमें क्या डिसीजन करते हैं, फिजिकली भेजना है कि ऑनलाइन, के दोनों। क्या एक ही शहर के अंदर एक आउटलेट होना चाहिए मेन, जहां पे सारी प्रोडक्ट अवेलेबल हो, या हर डिपार्टमेंटल, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर डिस्प्ले करें प्रोडक्ट्स को। ये स्ट्रेटजीज, ये क्या है, प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट बाइंग के लिए कहां कहां अवेलेबल है, सेंट्रल लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशन पे, फिजिकली या ऑनलाइन भी। होम डिलीवरी देनी है कि नहीं देनी, ये क्या है, प्लेस। ठीक है, रेस्टोरेंट की एग्जांपल दे, डाइन इन ऑप्शन भी है, टेक अवे ऑप्शन भी है, होम डिलीवरी ऑप्शन भी है। ये तीनों डिसीजन किधर आते हैं, प्लेस। प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट तो आपकी अलग है, प्राइस अलग, प्लेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिमिटेड प्लेसेस पे, ग्रोथ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ता जाता है, मैच्योरिटी में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका हाईएस्ट होता है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। लेकिन जब डिक्लाइन में आते हैं तो अगेन फिर आप फोकस करते हैं सिर्फ उन एरियाज के ऊपर जहां पे सेल्स बढ़ जाता है। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, लास्ट प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब एडवर्टीजमेंट, वो आप डिस्कस हो चुका है। स्टार्ट में एडवर्टीजमेंट, इंट्रोडक्शन में दो चीजें बतानी है, कितनी होगी, मकसद क्या होगा। इंट्रोडक्शन में एडवर्टीजमेंट कितनी होगी, मकसद क्या होगा। इंट्रोडक्शन में हाईएस्ट होगी, नहीं, मुझे लगता है ये ग्रोथ में हाईएस्ट होगी। इंट्रोडक्शन में बेसिक होगी जरूर, लेकिन ज्यादा नहीं। पहले देखेंगे मार्केट, लिमिटेड रिस्पॉन्स क्या आता है मार्केट का। एडवर्टीजमेंट होगी कम, और पर्पस क्या होगा, सिर्फ प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करवाना। ग्रोथ में क्या होगा, एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगी, और पर्पस क्या होगा, फीचर्स, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना। शाबाश, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना। मैच्योरिटी में हाँ, निस्बतन मार्केट एडवर्टाइजमेंट कम कर देंगे। क्यों, नया कस्टमर तो आ नहीं रहा, ग्रोथ, नया कस्टमर घेर ही नहीं सकते, तो कम कर दे, लेकिन स्टिल खत्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग जो हमारे कस्टमर है उनको रिटेन करने के लिए, समझ रहे हैं, कम कर देंगे। मैच्योरिटी पे एडवर्टीजमेंट कम होगी, क्यों कम होगी, नया कस्टमर, फोकस चेंज हो जाएगा। कस्टमर अब कस्टमर को अट्रैक्ट करना मकसद नहीं है, रिटेन करना मकसद। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की, उसके लिए एड्स डिफरेंट बनती है। और डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा, मार्केटिंग को कम कर दो, खर्चे जितने कम करो उतने अच्छा है, प्रोडक्ट वैसे ही खत्म हो रही है, खत्म होते डूबते जहाज पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी,
प्रोडक्ट जब डिक्लाइन हो रही है तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, वो कम कर दो, मिनिमाइज कर दो। क्लियर? तो हर फेज पे स्ट्रेटजी समझ आ गई, 4 स्टेजेस, 4 स्ट्रेटजी। हर स्टेज पे आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ये डिसाइड करना है। वो आपसे पूछ सकता है बताओ डिक्लाइन स्टेज के ऊपर क्या आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, चारों बता दो। अगर कहे डिक्लाइन स्टेज पे सिर्फ बताओ कि प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी, सॉरी एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रमोशन स्ट्रेटजी बताओ डिक्लाइनिंग स्टेज पे, तो क्या बताना है आपने, कितनी होगी और किस मकसद के लिए होगी ये भी बताना है साथ। प्रमोशन में स्ट्रेटजी, एडवर्टीजमेंट में 2 चीजें बतानी है आपने, स्ट्रेटजी पूछेगा क्या, कितनी होगी, अमाउंट यानी बजट कितना होगा उसका, और मकसद क्या होगा। डन? प्रोडक्ट के बारे में पूछे उसको भी बता दो कि बेसिक प्रोडक्ट है कि एक्सटेंडेड। क्लियर जी? ये था हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का टॉपिक। कुछ समझ आया? असाइनमेंट आपके साथ शेयर हो चुकी है ग्रुप में? चलिए असाइनमेंट जरूर कीजिए। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।